दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 साउंड वेव्स, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट छिपाए हुए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारी वीडियो देखने के लिए तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड वेव की तरफ से। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने बता रखा है, जो वेव्स का चैप्टर था इससे पिछला वाला, उसमें मैंने साउंड वेव के बारे में बता रखा है कि वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप उसको देख लें। अब फिलहाल यहाँ इतना देखेंगे कि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको कैसे अलग अलग किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक वो वेव्स जिसको हम सुन सकते हैं, एक वो वेव जिसको हम नहीं सुन सकते, और तीसरी वो वेव जिसको हम नहीं सुन सकते। तो अल्टीमेटली एक तरह की वेव्स को हम सुन पाते हैं और 2 तरह की वेव्स को नहीं सुन पाते हैं। एक्चुअली जो हमारे कान होते हैं, जो ईयर होते हैं, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सुन पाते हैं। उससे कम या ज्यादा हो जाए फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुन पाते। तो जो हमारे कान के लिए वो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इस फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड वेव है तो हमारे ईयर उसको सुन पाते हैं। अगर इस 20 हर्ट्ज से कम की है तब भी नहीं सुन पाते, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की है तब भी हमारे ईयर उन फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पाते। तो वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से, सिर्फ 20 हर्ट्ज से कम की होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इंफ्रासोनिक वेव्स। लेकिन ये इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती है 20 हर्ट्ज की होती है, लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो दीज वेव्स आर प्रोड्यूस बाय सोर्स ऑफ बिगर साइज। ये वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो बड़े बड़े जो साइज होते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, उनके मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी फटती हैं, या फिर ओशियन वेव्स हो गई। ये इस तरह की जो वेव्स होती हैं इस तरह के ऑब्जेक्टों से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये वेव्स होती हैं इंफ्रासोनिक, इनको हम नहीं सुन सकते। तो आपको इंफ्रासोनिक वेव याद रखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, उसके एग्जांपल्स याद रखने, इतना याद रखना। और जो हम सुन पाते हैं वो है ऑडिबल या फिर साउंड वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये कैसे कैसे प्रोड्यूस की जाती है? तो दीज वेव्स आर जनरेटेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी सच एज ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क आपने देखा होगा, कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, यहाँ पर कुछ मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। तो ट्यूनिंग फोर्क हो गया, या फिर वोकल कॉर्ड्स हो गई। वोकल कॉर्ड्स कौन सी होती है? जो आदमी का जो गला होता है, जहां से आवाज निकल कर आती है, उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ये है ऑडिबल साउंड वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आपको याद रखनी है इनकी फ्रीक्वेंसी। आपको याद रखना है कि ये कौन सी वेव्स है, और आपको ये याद रखना है कि ये किस चीज से प्रोड्यूस की जा रही है। अच्छा, एक वेव्स होती है इसके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, चूंकि ये साउंड वेव्स हैं, सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की हो वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमको तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ये कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिनको सुनाई देती है। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, बैट हो गई, मॉस्क्विटो हो गया। यहाँ तक कि बैट जो होती है चमगादड़, वो तो खुद अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस भी करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को वो प्रोड्यूस करती है ताकि वो सामने आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज देख सके, क्योंकि ये देख तो नहीं पाती है, बस एक साउंड वेव प्रोड्यूस करती है और रिफ्लेक्ट करके जब ऑब्जेक्ट से वापस आता है साउंड वेव इसके माइंड में, तो ये जो है उस ऑब्जेक्ट की शेप को पहचान लेती है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट मेरे आगे है। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स तो आपको पता चल गया 3 तरह की होती हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक की कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। और इंफ्रासोनिक की, जिसको हम नहीं सुन पाते, उसकी 20 हर्ट्ज तक होती है। और जो ऑडिबल होती है साउंड वेव्स जिनको हम सुन पाते हैं, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय गाल्टन्स व्हिसल और हार्टमैन्स जनरेटर। तो जो गाल्टन व्हिसल है, गाल्टन व्हिसल ये इंपॉर्टेंट है, गाल्टन व्हिसल से प्रोड्यूस की जाती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, और हार्टमैन्स जनरेटर से भी प्रोड्यूस की जाती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव।
और इसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल पर जब कोई करंट या फिर पोटेंशियल लगाया जाता है तो उससे कुछ एक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो इसके इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना तो आप मुझे बता दें, मैं उसको बता दूंगा। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो देखो भाई, पहला तो यह है सेंडिंग सिग्नल्स। ये सिग्नल सेंड करने के लिए यूज होता है, और समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए इसकी यूज किया जाता है। क्योंकि जो सबमरीन होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, पनडुब्बियों के अंदर इसको यूज करते हैं, पनडुब्बी के अंदर इसको यूज करते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है वापस। तो जिससे पता लग जाता है कि नीचे क्या ऑब्जेक्ट है और आगे क्या ऑब्जेक्ट है। तो आगे कोई से भी ऑब्जेक्ट है वो इसमें पता लग जाता है। तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तब जाकर ऑब्जेक्ट की शेप पता लगती है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करती है चमगादड़। चमगादड़ के अंदर भी यही होता है कि वो रिफ्लेक्ट करती है, पहले तो ट्रांसमिट करती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाता है तो उससे ये पता लगता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है। तो ये कई तरह से मेजर की जाती है, और ये डिस्टेंस भी पता लग जाती है कि कितने डिस्टेंस पर है। जब डिस्टेंस पता लग गई तो हम इसको डेप्थ मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये यूज कर सकते हैं हम अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज कर सकते हैं, कपड़े साफ करने के लिए, एरोप्लेन और मशीनरी और मशीन्स के पार्ट साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो हार्ट की सर्जरी होती है वहां पे इसका काफी हद तक यूज किया जाता है। और इसका यूज जैसे कि बड़े बड़े प्लेन होते हैं, उनके अंदर कोई पार्ट क्रैक हुआ है तो क्रैक्स को फाइंड आउट करने में भी इसका यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। जहां क्रैक्स होती हैं वहां से साउंड वेव लौट कर वापस आ जाती है, उससे पता लग जाता है कि यहाँ पर क्रैक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड। तो देखिए, साउंड की स्पीड जो डिपेंड करती है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है और मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में बता चुका हूं, और इलास्टिसिटी के चैप्टर में बता चुका हूं। तो आप वहां से ही दोनों कॉन्सेप्ट समझ लें, मजा आ जाएगा इस वीडियो में। अब आता है इसके बाद, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस। ये आपको समझना है बेहतरीन तरीके से, और नहीं समझ में आए तो रट लेना है, क्योंकि ये टॉपिक तो पूछा जाता कि सबसे ज्यादा साउंड वेव किसके अंदर होती है। तो सबसे ज्यादा साउंड वेव मेटल वाली चीज के अंदर होती है। जो मेटल्स होती है ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर ये पाया जाता है। और मेटल्स की इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको समझ आ गया होगा, मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है और गैसेस के अंदर सबसे कम होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बड़े दूर दूर होते हैं। तो ये बहुत दूर दूर होते हैं, और मेटल्स के पार्टिकल बड़े पास पास होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जो मैक्सिमम आएगी साउंड वेव्स की स्पीड, वो आएगी मेटल्स के अंदर। अब आगे देख लेते हैं। जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जाहिर सी बात है, अगर हवा की बात की जाए, और यहाँ पर एक सॉलिड है, तो जब हवा से साउंड वेव सॉलिड के अंदर जाएगी, तो सॉलिड के अंदर जाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी पे किसी तरह का चेंजेस नहीं आते हैं, जबकि इसकी वेवलेंथ और इसकी वेलोसिटी पे फर्क आ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी पर। अब आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि साउंड की स्पीड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 बार पर, बार क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए 2 बार पर कितनी हो जाएगी स्पीड, 2 बार और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाएगी। तो नो चेंज, 330 मीटर पर सेकंड ही रहनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखिए कुछ मटेरियल ले रखे हैं जिसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड दिखा रखा है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो एयर में होती है वो 332 होती है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है 343। तो देखो बहुत कम है। वो वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो मेटल के अंदर देखो 6420 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है, कॉपर के अंदर 3600। तो मतलब ये जो है देखो, ये सब जितने भी हैं यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड दे रखी है साउंड वेव की। तो आपको पता ही लग गया होगा कि मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है। आगे देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड स्पीड ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो हमने अभी प्रेशर का इफेक्ट देखा, तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं था। तो अब देखने वाले हैं उसी तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर
टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो साउंड वेव की स्पीड इंक्रीज हो जाती है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 दे रखा है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी बढ़ जाएगी, 330.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर टेम्परेचर 0.61 मीटर पर सेकेंड का जो चेंजेस आ जाते हैं वेलोसिटी के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लें और इसको लिख लें। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। देखिए ये बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले साउंड की जो स्पीड होती है वो स्पीड किसी मटेरियल के अंदर वो होती है E/D। मटेरियल की बात कर रहे हैं जो सॉलिड होते हैं। ई क्या है उसका, ई जो है इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी। और वहीं अगर डी की बात की जाए तो डी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए, स्पीड ऑफ साउंड की बात की जाए किसी ह्यूमिडिटी के अंदर तो वो होती है गामा P/D। गामा P/D मतलब P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और गामा क्या है, ये गामा है ये है गामा जो है किसी गैस के लिए होता है। क्या है ये, CP/CV को ही गामा बोलते हैं। CP/CV क्या है, गामा। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP/CV को बोलते हैं गामा। तो गामा क्या है, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर होता है, मतलब किसी एक गैस के लिए इसकी वैल्यू कुछ होती है, फिक्स होती है। तो यही एयर के लिए भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स होती है। अब वही डी क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी क्या है, एक तरह का ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी देखो अगर एयर की बात की जाएगी तो एयर की फिक्स होगी, लेकिन अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होगी। तो वेलोसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से पता क्या लगा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √D के डेंसिटी के। और यहाँ से पता क्या लगा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/D के। लेकिन यहाँ से एक बात और पता लगी, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √E के। तो यहाँ से दो बातें पता लगी सॉलिड के लिए। और यहाँ से एक बात का पता लगा कि वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √D के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है तो आपको अब ह्यूमिडिटी में आपको मजा आएगा। देखो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ह्यूमिड एयर के अंदर, ह्यूमिड एयर किसको बोलते हैं, जिस एयर के अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड एयर की जो होती है डेंसिटी, वो डेंसिटी कम होती है। क्या है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी क्या होती है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी वो कम होती है। क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। जब ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है तो ह्यूमिड एयर के अंदर जो वेलोसिटी होगी, जब ये पार्ट कम है तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये कम होगा उतना ही ये ज्यादा होगा। तो ह्यूमिड एयर की अगर बात की जाए, डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चे ये कहते हैं कि डेंसिटी, अब देखो सॉलिड पर आओ, पहले सॉलिड के बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। देखो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन साउंड वेव जो है वो सॉलिड के अंदर बहुत वेलोसिटी से चलती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चलती है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं बच्चों से कहता हूं कि डेंसिटी वाकई में आपकी बात ठीक है, ज्यादा है, लेकिन स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो ये √E पर भी तो डिपेंड कर रही है। अरे भाई साउंड वेव की स्पीड √E पर भी तो डिपेंड कर रही है। अब ये E क्या है, ये E जो है वो इलास्टिसिटी है। क्या है ये, इलास्टिसिटी। किसकी इलास्टिसिटी, ये सॉलिड की इलास्टिसिटी है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सभी की अपनी इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी होती है इन मटेरियल की बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा होती है कि डेंसिटी जो होती है बहुत कम रह जाती है उसके मुकाबले में। तो ये रेशो होता है ना, ये E/D का जो रेशो होता है ना, E/D का रेशो, ये वैल्यू आ जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये रीजन रहता है वेलोसिटी के ज्यादा होने का सॉलिड के अंदर। और डेंसिटी कम होती है ह्यूमिड एयर की, स्पीड इसके अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, क्योंकि ह्यूमिड एयर के अंदर क्या होती है, किसी तरह का कोई इलास्टिसिटी वाला टर्म नहीं होता। तो ये है ह्यूमिड एयर के अंदर की बात। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो पहला आता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी समझने के लिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, पहले इसको रफ कर देता हूं।
ये रफ कर देता हूँ, इतना एरिया रफ हो गया। तो इंटेंसिटी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरिया एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एरिया है, और ये सोर्स है जहां से रोशनी निकल रही है। तो ये आ गई, सॉरी रोशनी नहीं, साउंड वेव। तो साउंड वेव यहां से प्रोड्यूस हो रही है, ये है सोर्स, ये हो गया सोर्स। तो सोर्स से साउंड वेव निकल रही है। अब देखो साउंड वेव निकल के इस तरह से जाएगी। तो ये हम ये कह रहे हैं कि इस यूनिट एरिया में से, ये है पर्टिकुलर एरिया, ये है यूनिट एरिया। तो इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी पास हो रही है, जितनी साउंड वेव एनर्जी पास हो रही है या साउंड वेव्स पास हो रही है, वो क्या है, इंटेंसिटी। इस यूनिट एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है वो क्या है, इंटेंसिटी। आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट एरिया में से पर सेकंड में पास होने वाली एनर्जी को, साउंड एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो एक टर्म आता है इंटेंसिटी और एक टर्म आता है लाउडनेस। तो लाउडनेस हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, शायद वो नीचे ही है, हाँ ये रहा। लाउडनेस पढ़ेंगे और इंटेंसिटी पढ़ेंगे। देखो इंटेंसिटी और लाउडनेस में थोड़ा सा फर्क है। लाउडनेस भी ऐसे लगता है, देखो इंटेंसिटी यही तो बताती है कि कितनी तेज आवाज है, कितनी कम आवाज है। तो इंटेंसिटी ये बताती है कितनी तेज आवाज है या कितनी कम। क्या लाउडनेस ये नहीं बताती कितनी तेज है कितनी कम है? बस फर्क इतना है कि लाउडनेस जो है वो हमारे ईयर की सेंसिटिविटी है, सेंसिटिवनेस है हमारे ईयर की, हमारे कान की। ये हमारे कान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज हमें लाउड सुनाई दे रही है या कम लाउड सुनाई दे रही है। तो ये सेंसिटिविटी, हमारा कान सेंसिटिव है या नहीं, ये इस चीज पर डिपेंड करता है लाउडनेस। और लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो होता है बेल। लेकिन हम प्रैक्टिकल जो यूनिट देखते हैं इसको वो देखते हैं डेसिबल। तो डेसिबल किस चीज का यूनिट है, ये है लाउडनेस का। तो लाउडनेस भी आता है। और अभी हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में एक चीज और देखते हैं। अगर ये सोर्स है और ये एरिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये भी होता है। और इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। और इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी। तो इस इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के स्क्वायर के। तो ये सब यहाँ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है क्या, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का इसमें से कोई से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूँ। इंटेंसिटी थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस मैं डबल कर दूं, ये सोर्स और इस एरिया की डिस्टेंस डबल कर देता हूं, तो डबल करने से जो इंटेंसिटी हो जाती है वो 1/4 रह जाती है पहली वाली इंटेंसिटी की। पहली वाली इंटेंसिटी की कितनी रह जाती है, 1/4 रह जाती है अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ डबल रखोगे आप, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, 1/4 रह जाती है। तो लाउडनेस भी हो गया। पिच, अब देखते हैं पिच। पिच क्या होती है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश ए शार्प मतलब श्रिल साउंड और ए ग्रेव मतलब डल और फ्लैट साउंड। मतलब क्या है, पिच कहना क्या चाह रहे हैं, पिच वो होती है जिससे ये पता लगता है कि साउंड मोटी है या साउंड पतली है। जैसे कि पतली साउंड जो होती है वो मच्छर की होती है, मॉस्क्वीटो की होती है। मच्छर की साउंड जो होती है बहुत ही ज्यादा पतली होती है, श्रिल होती है और शार्प होती है, वो इरिटेट भी करती है माइंड को। और जो बड़ी आवाज होती है जैसे कि शेर के दहाड़ने की आवाज, वो फैली हुई होती है और बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो वो जो सब कुछ पता लग रहा है वो लग रहा है पिच से। तो पिच से पता लग रहा है। तो पिच क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर बताया जा रहा है कि पिच क्या है। तो पिच डिपेंड जो करता है वो करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो कहेंगे शार्प आवाज है या श्रिल आवाज है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो कहेंगे ग्रेव है मतलब डल आवाज है या फिर ग्रेव है। साउंड जो है मतलब कैसी है, फ्लैट है, मोटी है साउंड। तो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रही है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी पिच। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी एंड श्रिलनेस। लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी पिच एंड ग्रेव विल बी द साउंड। समझ रहे हैं ना आप, जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी, जितनी कम होगी साउंड वेव की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसके अंदर, मतलब ग्रैव होगा, वो उतनी ही मोटी ज्यादा आवाज होगी। जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी मोटी।
अब देखिए औरतों की बात की जाए और लेडीज की बात की जाए और वहीं जेंट्स की बात की जाए तो लेडीज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मैन की फ्रीक्वेंसी से। तो मैन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, इसलिए मैन की आवाज थोड़ी मोटी लगती है, भारी लगती है, और लेडीज की आवाज वहीं पतली और थोड़ी मतलब फ्रीक्वेंसी हाई वाली लगती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पिच। तो ये पिच पर डिपेंड करता। अब आती है क्वालिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या दे रखा होता है, क्वालिटी ये बताता है कि कोई दो साउंड वेव है, कोई दो साउंड वेव है और इन दोनों साउंड वेव में अंतर आप कैसे करोगे, तो ये क्वालिटी को बताता है। हालांकि इन दोनों साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी है और पिच है वो दोनों समान है। पिच और इंटेंसिटी सेम होने के बावजूद आपको ये अलग अलग पहचानना है कि कौन सी साउंड कौन सी है, मतलब फला साउंड किस में से आ रही है और दूसरी साउंड कहाँ से आ रही है। तो ये आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो ये डिस्टिंग्विश जो कर रहे हैं ना, यही क्वालिटी है, इसको क्वालिटी बोलते हैं। द क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ ओवरटोन्स। जो क्वालिटी डिपेंड करती है वो करती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और रिलेटिव इंटेंसिटीज पर डिपेंड करती है कि रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है। अगर रिलेटिव इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी एक की ज्यादा भी आ गई तो पता लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। अगर पिच ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सी क्या है। तो एक्चुअली ये चीज बता रही है क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब इससे ये पता लगता है कि कौन सी आवाज ज्यादा अच्छी है, कौन सी आवाज इरिटेटिंग है। तो ये सब चीजें आप पता करते हो। अगर कोई भी बंदा मार्केट में जाकर ईयरफोन खरीदता है तो वो कहता है यार अच्छी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो साउंड क्वालिटी का मतलब क्या, माइंड को अच्छी लगना चाहिए, किसी तरह का सर में दर्द नहीं हो, किसी तरह की कोई माइंड में इरिटेशन ना हो। तो ये सब चीजें किसके ऊपर, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि क्या उसकी एम्पलीट्यूड है या फिर क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की। जो हमने ईयरफोन खरीद रहे हैं उसकी उसमें से फ्रीक्वेंसी कितनी निकलने वाली है, क्या उसकी इंटेंसिटी। तो ये सब चीजें बताती हैं साउंड क्वालिटी को। आगे देखते हैं इको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। द साउंड वेव्स रिसीव आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हायर टावर और माउंटेन्स इज कॉल्ड इको। जो मतलब इसको अगर समझना है अच्छे से तो आपको ऐसा समझना होगा कि आप किसी एक माउंटेन के पास हैं यहाँ पर और आपने आवाज लगाई, कोई आवाज लगाई, और वही आवाज आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफ्लेक्ट होकर इससे टकराकर वापस आपको वही आवाज सुनाई दे, सेम आवाज सुनाई दे, लेकिन टाइम अलग लग जाए। जैसा आप बोलते हैं प्रिपरेशन अड्डा, आपको कुछ देर बाद सुनाई दे रहा है प्रिपरेशन अड्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इंटेंसिटी तो कम मिली, आपको आवाज की इंटेंसिटी कम मिली, एम्पलीट्यूड कम मिला, लेकिन आवाज तो आपको वही मिली। तो आवाज आपको क्या मिली, वही मिली, सेम आवाज मिली। तो इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको पता लगा कि जो मैंने आवाज बोली थी वही आवाज कुछ टाइम के बाद मुझे पूरी की पूरी वही सुनाई दी। तो इसको बोलते हैं इको। अगर आपको इको सुनना है किसी कमरे के अंदर तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए लगभग 17 मीटर, और कमरे ऐसे होने चाहिए कि वो बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर की होनी चाहिए, और कमरे ऐसे होने चाहिए कि उनके अंदर किसी भी तरह का रिवर्बरेशन ना हो। रिवर्बरेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, खुद ब खुद टकराने लगी, बहुत ज्यादा टकरा गई और इतनी टकरा गई कि हमें आवाज सुनाई ही नहीं दी। जैसे कि किसी कुएं के अंदर आवाज मारते हैं या फिर किसी गुफा के अंदर आवाज अगर देते हैं तो आवाज जो है ना बिल्कुल पहचानने में नहीं आती, इतनी बेकार हो जाती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम 17 मीटर की डिस्टेंस रखनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट इको सुनाई दे जाए। आगे देख लेते हैं। जो परसिस्टेंस ऑफ ईयर रहता है, इफेक्ट ऑफ साउंड रहता है हमारे कान पर, लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है किसी भी साउंड का हमारे कान पर इफेक्ट। अब देख लेते हैं और कुछ। ड्यू टू रिफ्रैक्शन साउंड इज हियर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट देन इन डे। मतलब कहने की बात यह है कि अगर रिफ्रैक्शन की वजह से साउंड जो है रात में बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाती है एज कंपेयर टू दिन के मुकाबले रात में बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाती है, क्योंकि रात में जो है रेयर रिफ्रैक्शन जो होते हैं साउंड के अंदर, रिफ्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से आगे को चलती चली जाती है साउंड वेव। और दिन में बहुत ज्यादा होता है और दिन में बहुत ज्यादा साउंड वेव होती हैं तो ओवरलैप भी हो जाती है, रेजोनेंस भी हो जाता है, इंटरफेरेंस भी हो जाता है, तो समझ में नहीं आती, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती।
आगे यही टर्म देखने वाले हैं कि रेजोनेंस क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या है, ये देखने वाले हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस उसको बोलते हैं जब दो साउंड वेव आपस में मिल जाएं। देखो एक साउंड वेव ये थी और दो साउंड वेव, चलो ऐसे समझ लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। रेजोनेंस ये चीज है कि कोई भी साउंड वेव है, साउंड वेव की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी और जो सिस्टम उस साउंड वेव को निकाल रहा है अपने अंदर से, उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी भाई, वाइब्रेशंस की। तो जब ये फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, तो जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होती है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और वाइब्रेशंस हाई होने की इस कंडीशन में ये होता है कि जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब क्या है कि खुद की अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर जो हम साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो जाता है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। यहाँ तो साउंड वेव के टर्म में मैंने आपको बता दिया, और ये अगर दूसरी टर्म में बात की जाए कि सपोज दैट कोई एक बड़ा सा हॉल खाली है और उसको आपको गिराना है, तो देखिए हॉल की अपनी कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगी कि जिसको वो सहन कर सकता है, और उसके अंदर आपने साउंड वेव प्रोड्यूस कर दी तो साउंड वेव की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो हॉल की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर उसके बराबर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है ना बहुत ज्यादा हो जाती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है, वाइब्रेशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो जो हॉल है वो गिर भी सकता है, वो इवन गिर भी जाते हैं। बहुत सारे इस साउंड वेव के एप्लीकेशन को यूज करके इन सब चीजों को गिराने में भी यूज किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स पुल के में, अगर कोई ब्रिज पर जा रहे हैं, सारे के सारे लोग ब्रिज पर एक साथ चल रहे हैं और एक साथ ब्रिज पर अपने पैर मार रहे हैं, तो क्या होगा कि अब ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी है कि वो एक फ्रीक्वेंसी को सहन कर सकता है, और जब एक साथ लोग पैर मारेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। अगर उनके पैर मारने की फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ओवरऑल वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ब्रिज को गिरा भी सकते हैं। तो ये ब्रिज गिराने में भी इसका यूज किया जाता है। जो ब्रिज ओल्ड हो जाते हैं तो इस तरह से उनको गिराने में भी यूज किया जाता है। हालांकि रेजोनेंस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन बेसिक रेजोनेंस आपने समझ लिया, यही होता है रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज कर जाती है। अब आगे देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या होता है। इंटरफेरेंस ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव के अंदर क्या है, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास लगभग, देखो रेजोनेंस से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये टॉपिक भी। इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि दो साउंड वेव जो कि लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं और सेम एम्पलीट्यूड की होती हैं, अगर वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो वो क्या होता है, उन पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं एक दूसरे के। और सुपर इम्पोज होने से ये होता है सिस्टम के अंदर आपको कुछ जगह पर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ जगहों पर एनर्जी बहुत कम होती है। सपोज दैट मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं कि दो वेव्स थी जो सुपर इम्पोज के बाद कुछ इस तरह से हो गई। तो ये सर्कल है, मैं सर्कल के थोड़े थोड़े पार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो हुआ इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, फिर वाइट में इंटेंसिटी कम हो गई, ब्लैक में इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, व्हाइट में कम हो गई, ब्लैक पे इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। तो कम ज्यादा ये आप देख सकते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, अगर आपकी दीवार वगैरह हो और दीवार के साइड से कोई रोशनी पड़ रही हो, तो दीवार के साइड में देखना, बिल्कुल साइड में आपको कुछ लेयर्स दिखाई देंगे, ब्लैक व्हाइट, तो वो एक इंटरफेरेंस का एक एग्जाम्पल भी है। तो ये इंटरफेरेंस तो मैंने बता दिया लाइट के अंदर, तो इंटरफेरेंस लाइट के अंदर भी होता है और साउंड वेव के अंदर भी होता है। जैसा लाइट वेव के अंदर होता है वैसा ही साउंड वेव के अंदर होता है। तो कुछ जगहों पर साउंड आपको तेज सुनाई देती है और कुछ जगहों पर हल्की सुनाई देती है। तो ये कब हुआ, जब आपने दो वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कराई जिनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लगभग सेम था। तो इस तरह की फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अब जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है साउंड वेव की, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर कम हो जाती है बिल्कुल, या फिर जीरो हो जाती है, या फिर बहुत कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
घट जाती है साउंड वेव की इंटेंसिटी, या फिर यूं कहें कि आवाज घट जाती है। तो मैं इसमें आपको बता चुका हूं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब आगे देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लें और शेयर कर दें और लिख लें, नोट्स बना लें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और सिंपल अपने ही नोट्स बनाएं। सिंपल वे में बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक जर्नल है, ये एक जनरल साइंस है। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप टेक्निकल ट्रेड से हो या फिर आप किसी और ट्रेड से हो जो कि नॉन टेक्निकल में आती है, लेकिन ये इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक में फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमें ये जानना जरूरी है कि जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की ऑर्डर की साउंड वेव की जो होती है वेवलेंथ होती है। अब इस 1 मीटर की ऑर्डर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए साउंड वेव के, सपोज दैट साउंड वेव अगर स्पीड में प्रोपोगेट करिए और बीच में 1 मीटर का, ये 1 मीटर का है, 1 मीटर के ऑर्डर का अगर कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ जाए तो क्या होता है, साउंड वेव किनारों पर से मुड़ जाती है, टकराकर वापस थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसी मीडियम में थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। तो ये आपको थोड़ा जानना जरूरी है इसका बेसिक। तो ये फिनोमिना क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। अब अगला फिनोमिना बहुत ही जबरदस्त है जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये डॉपलर इफेक्ट की अगर बात करें तो ये डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव के अंदर भी होता है और साथ में कलर के अंदर भी होता है, मतलब लाइट के अंदर। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली कुछ नहीं होता। अगर आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन बहुत दूर है, यहाँ पर ट्रेन है और अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपको अगर यहाँ से ये ट्रेन जो है यहाँ से अगर सीटी बजा रही है तो आपके पास तक ये वेव्स आएंगी। अब देखिए सीटी बजा रही है तो सीटी की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जो कि बिल्कुल हमेशा उसकी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी जो है। अब देखिए ट्रेन यहाँ को आ जाती है तो हमें क्या फील होगा, हमें ऐसा फील होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ गई। लेकिन क्या एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी? तो जवाब है एक्चुअल में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी होगी। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ थी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। लेकिन ये जो श्रोता है, ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऐसा फील होगा इस ऑब्जर्वर को कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो जब फ्रीक्वेंसी से बढ़ी हुई फील होगी तो इस चेंजेस को ही बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इस तरह का मतलब ऐसा फील हो या ऐसा अपरेंट हो कि फ्रीक्वेंसी बदल गई है लेकिन फ्रीक्वेंसी ना बदले, तो इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमको फील होती है फ्रीक्वेंसी वो ऑफ साउंड की हियर्ड में सुनाई देती है बाय द ऑब्जर्वर इज द डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दी वो कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, ऐसा अपरेंट होता है ऑब्जर्वर को, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, चेंज नहीं होती एक्चुअल में, बस एक फील होता है, अपरेंट होता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये फिनोमिना ही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। अब देखिए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस लगातार घट रही है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाई देगी आपको? अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको कुछ बढ़ी हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, वो इंक्रीज कर गई है। और इसका ये वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा क्या है, अगर कोई साउंड सोर्स है उसके पास ऑब्जर्वर जाए तो ऑब्जर्वर को लगातार उसकी फ्रीक्वेंसी में लगातार इंक्रीमेंट दिखाई देगा, उसको अपरेंट होगा। लेकिन एक्चुअल में किसी तरह का नहीं होता है, बस एक अपरेंट होता है, एक फील होता है। जब वो चलते हैं, हम ट्रेन सोर्स की तरफ को चलें, ट्रेन के पास को हम चलें तो हमें क्या लगेगा कि हाँ इसकी अब जो है फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, बस एक अपरेंट होता है। तो ये अपरेंट जो हमको दिख रहा है, जो हमको सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है कि हाँ बढ़ गई है, यही फिनोमिना, यही बदलाव ही कहलाते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब आता है एक मैक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक नंबर। मैक नंबर एक्चुअल में क्या बताती है, ये स्पीड को बताती है। मैक नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड ऑफ साउंड सोर्स की स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड और साउंड सोर्स की स्पीड। मतलब क्या है, अगर साउंड सोर्स चल रहा है, आगों को मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड, साउंड सोर्स की स्पीड सपोज दैट v है, तो साउंड सोर्स की स्पीड v
और साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? मैक नंबर कहलाता। तो मैक नंबर ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से कम चल रहा है। तो ये चीज बताती है मैक नंबर। तो इसका मतलब अगर साउंड, देखो इसको ऐसे समझिएगा कि आप जो है साउंड जो है चल रही है आगे को, और साउंड आगे को चल रही है, मतलब साउंड चल रही है और यहाँ पर कोई साउंड सोर्स आगे को चल रहा है। तो साउंड सोर्स को ही आप समझ लीजिए कि साउंड सोर्स आगे को मूव कर रहा है बहुत तेजी से, तो इसके साथ साउंड भी चल रही होगी। तो साउंड सोर्स साउंड से कितनी तेज चल रहा है या कितना धीमा चल रहा है ये देखना। देखिए जनरली 330 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है साउंड की। अगर इस स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या कहा जाएगा कि उसका मैक नंबर जो है वो 1 से ज्यादा है ना। तो इस कंडीशन में जो बॉडी कहलाती है वो कहलाती है सुपरसोनिक, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड जो है, मतलब साउंड की स्पीड कम है किसकी स्पीड से? जो सोर्स चल रहा है उसकी स्पीड से। तो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 ये बताता है कि जो बॉडी है वो है सुपरसोनिक, और मैक नंबर ग्रेटर देन 5 ये कहलाता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है बहुत ज्यादा तेज, साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। साउंड की स्पीड अगर 330 है, 330 मीटर पर सेकंड है, तो इसका लगभग 5 गुना मतलब हो गया लगभग 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो सोर्स। तो सोर्स ज्यादा तेज चल रहा है साउंड से। और अगर मैक नंबर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्लो चल रहा है, मतलब सब सोनिक मूविंग हो रही है ऑब्जेक्ट की। आगे देख लेते हैं शॉक वेव्स कौन सी होती है। एक होती है शॉक वेव्स, एक होती है बाउ वेव्स। तो शॉक वेव्स के बारे में देख लेते हैं। जब शॉक वेव्स को हिंदी में बोलते हैं प्रघाती तरंगें। तो ये किस तरह के ऑब्जेक्ट से निकलती है? जैसे कि एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एरोप्लेन के जो पिछले वाले हिस्से से निकलती हैं साउंड वेव्स, वो एक तरह का डिस्टरबेंस, बड़ा सा पहले छोटा डिस्टरबेंस होता है और वो डिस्टरबेंस लगातार बढ़ता चला जाता। तो ये होती है ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो ये होती है शॉक वेव्स। तो देख लेते हैं शॉक वेव्स कहाँ कैसे जनरेट होती हैं। ए बॉडी मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड। देखिए सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या है? जो साउंड वेव है, साउंड की स्पीड कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड। तो उससे ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है तो मैक नंबर उसका ग्रेटर देन 1 होगा। तो वो सुपरसोनिक स्पीड से अगर एयर में मूव कर रहा है तो क्या है? वो अपने पीछे कोनिकल रीजन ऑफ डिस्टरबेंस छोड़ता चला जाता है, और ये जो है कंटिन्यूअसली होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और ये डिस्टरबेंस ही कहलाता है शॉक वेव। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, अगर एरोप्लेन ये मूव कर रहा है तो अब इसके पीछे जो है ये शॉक वेव्स होती हैं। ये शॉक वेव्स कभी कभी इतनी खतरनाक होती हैं कि ये खिड़कियों के शीशे तक के तोड़ देती हैं। जब एरोप्लेन किसी बहुत नीचे हाइट पर जाता है हाई स्पीड से, अब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, जो इससे वेव्स निकलती हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं कि शीशे चटक जाते हैं मकानों के। अब आता है बाउ वेव्स। तो ये किस तरह की वेव्स होती हैं? व्हेन ए मोटर बोट इन ए सी ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। साउंड की स्पीड से कोई मोटर कार, अगर मोटर बोट जो है बहुत तेजी से आगे को मूव कर रही है, द वेव जस्ट लाइक शॉक वेव्स। शॉक वेव की तरह वो मोटर बोट भी एक वेव्स जनरेट करती है, और ये वाटर के सरफेस पर होती है वेव, और ये वेव कहलाती है बोउ वेव्स। तो इन वेव्स को कहा जाता है बोउ वेव्स। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बोउ वेव्स कहाँ जनरेट की जाती हैं? तो ये तरंगे ये वेव्स जनरेट की जाती हैं वाटर के सरफेस पर, और शॉक वेव्स कहाँ जनरेट की जाती हैं? एयर के अंदर। तो ये था एयर के अंदर और वाटर के अंदर का। आगे देख लेते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, क्योंकि मैंने सारा इंपॉर्टेंट बता दिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप बनता है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है। और मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो नए यूजर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप ही के लिए वीडियो बनाई गई है। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।